बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का। इसे समझने में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है और इसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम दरपेश आती हैं। लेकिन नाम बड़ा है, लेकिन समझना इसको आसानी से हम समझ सकते हैं अगर अगर हम बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ें या सुनें। तो आज भी इसी तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लिहाज से बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अगर हायर एजुकेशन के बाद इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, उसमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स चाहिए और उनकी अमाउंट क्या कितनी होनी चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर फुल्ली कंसेप्ट होगा तब ही इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बनेगा, इंडस्ट्री कामयाब होगी, वो प्रोडक्ट कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं। तो आज का टॉपिक भी उसी के बारे में है। इंशाल्लाह अगर आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया तो जितनी भी कैलकुलेशन है इससे रिलेटेड मैक्सिमम कैलकुलेशन आपको आ जाएंगी। तो समझने की से बात है, अगर समझ आ गया तो कोई मसला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यूमेट्री दो ग्रीक वर्ड से ये कंबाइन होकर बना है। स्टैच्यू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है एलिमेंट। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। हाँ जी, एलिमेंट की मेजरमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई रिएक्शन परफॉर्म करना है, अब केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कोई से रिएक्टेंट्स मिले हैं, प्रोडक्ट बना है, चेंजिंग आई हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे बना है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या थी, इन सब को स्टडी अगर करना है तो हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कितने रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तब प्रोडक्ट्स बनेगा। तो इन चीजों के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल है जैसे कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। अब ये जो बनती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो मिक्स किए जाते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह केमिस्ट्री की एक एग्जांपल है, केमिस्ट्री में अगर हम देखें कि H2O में बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन है। अब स्टैच्यूमेट्री हमें क्या बताएगी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स किस अमाउंट में मिलेंगे तब जाके फिक्स अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। अब ये तो नहीं है कि कोई दो चीजें मिल गई प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा, ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता। हमेशा रिएक्टेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड एक खास निस्बत में मिलेंगी तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तब बनेगा। ये नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब इस अमाउंट में ये वाटर बन जाए, इस तरह केमिस्ट्री में नहीं होता। अब स्टैच्यूमेट्री भी यही कहती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कि रिएक्टेंट्स ये होंगे तब ये प्रोडक्ट बनेगा, उनकी रेशो ये होगी तब प्रोडक्ट इस रेशो में बनेगा। तो जैसे ये है, अब इसे स्टडी करेंगे, पहले हमें अजम्पशन का पता होना चाहिए। अब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट अजम्पशन ऑफ स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यूमेट्री में अजम्पशन ये होनी चाहिए कि तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो प्रोडक्ट में चेंज होने चाहिए। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो और किसी किस्म का साइड रिएक्शन अक्कर ना हो। साइड रिएक्शन अक्कर ना हो, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें स्टैच्यूमेट्री ही देगी। तो assumption यही है, all the reactant must be converted into products, no side reaction takes place। जब हमें पता होगा एग्जैक्टली अमाउंट रिएक्टेंट्स की कि इन इन अमाउंट में ये जो मोल ये रेशो होगी रिएक्टेंट्स की, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। मेडिसिन बनाई जाती है इसी तरह, शैम्पू और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मतलब कोई भी इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट बनाएगी तो उन्हें इन दोनों चीजों के बारे में इल्म होगा, इन कैलकुलेशन का इल्म होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन
इसी में कवर होती है स्टोइचियोमेट्री में। अगर ये कैलकुलेशन नहीं है तो केमिकल इक्वेशन जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री की। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन में अक्सर स्टूडेंट को मसला हो जाता है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उन एलिमेंट्स की जो अमाउंट है वो बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जितना इधर है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में भी उतना ही हो। जैसे हमने एग्जांपल दिया H2O। अब ये तो एक केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन में हमें नहीं पता कि किस अमाउंट में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तब जाके वाटर प्रोडक्ट बनेगा। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो हमें पता चलेगा। जब वो पता चल जाएगा तो कैलकुलेशन जितनी भी आगे करेंगे वो इजी हो जाएंगे। तो यही बताती है स्टोइचियोमेट्री। अब इस इक्वेशन को अगर देखें, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और इधर भी 2, चले जी होगी बात। और इधर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है, इधर ऑक्सीजन 2 है। अब ये नहीं करना कि ये 2 खत्म कर दें, ये फार्मूला है उसका और ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता। तो ये 2 तो रहेगा। अब इसे किसी तरह से बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हाँ एक बात और आपको पता होनी चाहिए, जिसका कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ इसका मतलब होता है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इधर भी 1 है। लेकिन बैलेंस जब तक नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कितना रिएक्टेंट्स है और कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइड पे जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इधर हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 लगा दें। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन देखें, इधर 4 हो गया, इधर 2, तो इधर भी क्या लगा देंगे, 2। ये इस तरह से बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग जाएंगी। जो हम रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में, चाहे वो केमिस्ट्री में, लैब में, वो नहीं बन पाएगा। तो दोनों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव। इसलिए डेफिनेशन में कहा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस इक्वेशन। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मुझे याद आ गई है, इंशाल्लाह इससे समझ आ जाएगी। आप कोई एक डिश बनाना चाह रहे हैं खाने की, तो उनमें जितने इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए अगर वो होंगे तो वही टेस्ट, वही डिश तैयार हो जाएगी। अगर उनमें से कोई इंग्रेडिएंट्स अगर आप कम या ज्यादा कर देंगे, फॉर एग्जांपल नमक, वो जितना चाहिए वो उससे ज्यादा कर देंगे तो इंग्रेडिएंट्स में फर्क आ जाएगा, वो चीज नहीं बनी। ये डेली लाइफ में है, तो यही समझे। एक और एग्जांपल है केमिस्ट्री में, ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाते हैं, धमाका खेज अशिया, इन धमाका खेज अशिया में जो जो चीजें, जो जो इंग्रेडिएंट्स जितनी अमाउंट में दरकार होती हैं वो मिलेंगे तब वो प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो प्रोडक्ट, अगर वो इंग्रेडिएंट्स जो चीजें हैं वो कम या ज्यादा कर दें, वो एक्सप्लोसिव मटेरियल ऐसे हो वहीं पे फट जाए, काम तो खराब हो जाएगा। तो नॉलेज होना चाहिए हमें रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, उनकी फिक्स्ड रेशो का पता होगा तो ही हम डील कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो यही है, यही कैलकुलेशन क्या कहलाती है, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री अमाउंट क्या होते हैं, स्टोइचियोमेट्री अमाउंट मीन वो अमाउंट जो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए दरकार होते हैं। वाटर बनाने के लिए ये 2 मोल, ये 1 मोल, तो ये 2 मोल बनेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन, इस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। इसके लिए 2 लॉज का उबे होना लाजमी है। वो 2 लॉज कौन से हैं? नंबर 1, स्टोइचियोमेट्री के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका उबे करना लाजमी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब रिएक्टेंट्स का जितना भी मास है 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम और टोटल हो जाएगा 36 ग्राम। इधर भी 4 ग्राम प्लस 2 ये 32, टोटल हो गया 36। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यही मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इस कैलकुलेशन के लिए जो लाजमी चीज है
वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब ये दोनों लॉज उस वक्त हमें पता चलेंगे, ये दोनों लॉज उस वक्त हमें समझ आएंगे जब बैलेंस इक्वेशन होगी। अब बैलेंस इक्वेशन थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है रेशियो जो है मोल्स की वो फिक्स होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर बनेंगे। ये स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए ये दोनों लाजमी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है पेपर में, विच लॉज आर ओबेड ड्यूरिंग स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये अजम्पशन भी आ सकती हैं, ये भी डेफिनेशन भी आ सकती है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री में या केमिस्ट्री में या रिएक्शन में या लैब में हमारे काम आ सकती है, वो है रिलेशनशिप। अब हमने बैलेंस इक्वेशन भी कर दी, इक्वेशन बैलेंस हो गई, उनका रिलेशनशिप बता दिया। अब अगर हमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी जाएगी तो हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट से प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पढ़ चुके हैं मोल क्या होता है, मैस के बारे में पढ़ चुके हैं, मोलर मैस हमें जानते हैं, एवोगैड्रोस नंबर जानते हैं। तो मतलब अगर हमें किसी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी चीज के अमाउंट दी गई है तो उससे हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में से किसी की भी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें मालूम नहीं है, अगर बैलेंस इक्वेशन होगी तो कैलकुलेशन कौन कौन सी हो सकती है रिलेशनशिप में? मैस मैस रिलेशनशिप, मतलब अगर हमें रिएक्टेंट्स का मैस गिवन है, रिएक्टेंट्स का मैस गिवन है तो हम ये गिवन है तो इससे हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी और रिएक्टेंट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। रिएक्टेंट का भी कर सकते हैं और साथ प्रोडक्ट का भी मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस है, बार बार मैं बता रहा हूं, तो ये काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी एक चीज का मैस गिवन है, जैसे रिएक्टेंट है, तो हम दूसरे रिएक्टेंट्स का के मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट के मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड रिलेशन है, अगर हमें रिएक्टेंट का मैस गिवन है तो हम किसी दूसरे रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम के बारे में, मोल के बारे में, मैस इन ग्राम, मोलर मैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर, इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे रिलेशनशिप हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, अगर हमें रिलेशनशिप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का एग्जैक्टली पता है तब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगी, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आसानी से समझ आ जाएगा एक न्यूमेरिकल से। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक न्यूमेरिकल करते हैं इंशाल्लाह, उससे अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो समझ आ जाएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है वो कि 14 ग्राम ऑफ KOH, 14 ग्राम ऑफ KOH रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की एक्सेस अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा पोटाशियम सल्फेट प्लस H2O। हाँ जी, इसके ग्राम दिए गए, ग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14। फाइंड आउट क्या करना है, ग्राम्स ऑफ K2SO4, इसके ग्राम फाइंड आउट करना है। ग्राम्स ऑफ H2O, इसके भी ग्राम फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये भी फाइंड आउट करना है। हमें सिर्फ एक चीज दी गई है तो एक चीज से हम बाकी अभी रिलेशनशिप पढ़े हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस गिवन हो मैस फाइंड आउट कर, मैस गिवन हो मोल कर सकते हैं, मैस गिवन हो वॉल्यूम कर सकते हैं। वो कब होगा? स्टैच्यूमेट्रिक इक्वेशन में, मतलब बैलेंस इक्वेशन हो, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ठीक हो। अब इसमें देखते हैं पोटाशियम इधर 1 है, इधर 2 है, बैलेंस तो नहीं है,
तो इधर पोटाशियम को 2 लगाना होगा। यही है, आसान सा काम है। जितनी इक्वेशन को आप ज्यादा बैलेंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये आसान लग जाएगा। इक्वेशन ये हो गई। अब सल्फर देखते हैं, इधर एक हाइड्रोजन देखते हैं, इधर 2 और ये 2 4, इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर 4 उधर 2, तो इधर 2 लगा दें। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन अब देखें, इधर 4 और ये 2 6, 4 और ये 2 6, अब ये हो गई है बैलेंस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा। अब उसी रिलेशनशिप को यूज करते हुए हमें जिसके ग्राम दिए जाएं, पढ़ चुके हैं, उसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे मोल्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, मोल का फाइंड आउट करने का फार्मूला मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हाँ जी, तो मैस इन ग्राम दिया गया है 14, मोलर मैस पोटाशियम का होता है 39, और ये भी मोलर मैस जितने आप कैलकुलेशन करेंगे होता जाएगा, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। 39 और +1 40, और ऑक्सीजन का होता है 16 56। हाँ जी, तो इसका 56 आ जाएगा, तो इसे जब डिवाइड करेंगे 0.25 मोल। ये मोल्स आ गए, ये मोल फाइंड आउट कर लिए हैं किसके, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। 0.25 एग्जैक्टली यही आएगा तकरीबन। अब अभी कहा है, अगर हमें किसी का मैस दिया जाए तो उससे हम दूसरे के मोल, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल फाइंड आउट या मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें और कोई चीज नहीं दी गई, तो अब क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। हाँ जी, इक्वेशन बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमें इसके 2 मोल्स गिवन हो, 2 मोल्स KOH प्रोड्यूस क्या चीज, इसके फाइंड आउट कर रहे हैं K2SO4, वो K2SO4 कितना देगा। इसके 2 मोल्स हैं तो वो दे कितना रहा है बैलेंस इक्वेशन से, 1 मोल। इसका अगर 1 हो तो K2SO4 कितना बनेगा, 1/2। इसका अगर 0.25 हो तो ये कितना बनेगा, अगर इसका 0.25 हो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 वो आएगा 0.125, ये मोल आ जाएंगे। दोबारा ये नीचे नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, तो ये इस साइड पे लिख लेते हैं। हाँ जी, ये लाल ये हो गए है। अगर एक चीज के मोल गिवन हो, दूसरे के हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस गिवन हो, मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन में इसके 2 मोल थे तो ये 1 मोल बन रहा था, लिखा है। इसका अगर 1 होता तो ये 1.2 बनेगा। इसी तरह अगर KOH का 0.25 मोल लूं तो K2SO4 कितने बनेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25। हाँ जी, 0.25, तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 0.125। तो ये मोल हमारे पास किसके आ गए, K2SO4 के। हमें मोल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए थे, हमें चाहिए इसके मैस एन ग्राम। वही फार्मूला लगाएंगे मोल फाइंड आउट करने का, मैस एन ग्राम। ये रहने दें, ये इधर मल्टीप्लाई। अब मैस इन ग्राम किसके इक्वल आएगा, मैस इन ग्राम। K2SO4 का किसके इक्वल आएगा, मोलर मैस के और उसके मोल्स के। मोल्स कितने थे, मोल्स आए हैं 0.125, मोलर मैस K2SO4 का 174। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 21.75 ग्राम। तो ये ग्राम कहां से फाइंड आउट किए थे, हमें सिर्फ मैस दिया गया था रिएक्टेंट का, उससे हमने प्रोडक्ट के क्या फाइंड आउट कर लिए, मैस फाइंड आउट किया। पहला रिलेशन पढ़ा था मैस मैस रिलेशन। इसी तरह मैस मोल भी हो सकता है, मैस वॉल्यूम भी हो सकता है। हमें रिएक्टेंट का मैस दिया गया था, उससे हमने प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट।
अब वो ये नहीं, अब वो ये कह रहे हैं वाटर के ग्राम कितने। अब इसी तरह से वाटर को आपने कंपेयर करना है किसी रिएक्टेंट जो दिया गया है